नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेज के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज का जो टॉपिक है अपना मृगवन एवं शुभंकर, उसके साथ साथ अपने जो राजस्थान के अंदर जो जंतुआल्य हैं, इसके अलावा जो जैविक उद्यान है, और इसके अलावा थोड़ी बहुत विशेष चर्चा और करेंगे। मुख्य रूप से अपने मृगवन और शुभंकर, शुभंकर से क्वेश्चन उठता है। जो वन्य जीव संरक्षण से जो टॉपिक बनता है उससे शुभंकर का जो क्वेश्चन उठता है वो जरूर उठता है। तो हम उसको मैप के सहारे से करने की कोशिश करेंगे। पीछे जो अपने कौन कौन से लिया था, तो अपने आखेट निशी क्षेत्र हो गया, और कंजर्वेशन रिजर्व हो गए, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व वाला अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मुख्य रूप से जो अपना तृतीय श्रेणी अध्यापक यानी थर्ड ग्रेड रीट के अंदर जो मुख्य परीक्षा है उसके अंदर टॉपिक लगता है अपना। तो वहां से क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो जिससे पूछ लिया जाता है कि शुभंकर शुभंकर मुख्य रूप से पूछा जाता है। इसके अलावा प्रतीक चिन्ह के बारे में वगैरह, यानी कि जिसके अंदर राज्य पक्षी और राज्य पुष्प, जो वन्य वनस्पति और वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित टॉपिक है, उसी से संबंधित टॉपिक है और उससे पूछा जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएगी। आज का जो टॉपिक है अपना मृगवन एवं शुभंकर है, और इसको हम करने का पूरा प्रयास करेंगे कि एक भी चीज छूटे ना, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एग्जाम के अंदर आपको देखने को भी मिलेंगी ये चीजें। तो यहाँ से निश्चित हो जाना कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा, बिल्कुल पुटअप होगा। और एक एक क्वेश्चन आएगा। कहाँ से आएगा वो आपको बता दूंगा, साथ साथ के अंदर कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है वो भी साथ साथ में बताता चलता हूँ। एग्जाम एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा और किस प्रकार के क्वेश्चन बना सकता है वो हमें जानने की जरूरत है। ये नहीं कि अब एक एग्जाम देखने को, अपना पिछला एग्जाम था कि जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें कुछ क्वेश्चन बाहर से पूछे गए थे। बाहर से एक क्वेश्चन पूछे, सिलेबस दे दिया है आपने, फिर आपको बाहर से पूछने की क्या जरूरत पड़ी है? अगर सिलेबस दिया है, अगर नहीं दिया तो बात अलग है। अगर या तो फिर आप सिलेबस दो ही नहीं, सिलेबस दो नहीं, सीधा लिख दो कि हाँ राजस्थान जी के पूरा है, पूरा पढ़ गया वो बात खत्म, और इंडिया जी के पूरा है, पूरा पढ़ गया वो बात खत्म। या तो आपने, अगर आपने सिलेबस दे दिया तो सिलेबस के अनुसार चलना चाहिए। उसी प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट के अंदर जो भी अपने जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड तो आरपीसी करवाती है, उम्मीद यही करते हैं कि हम हमारा जो जो भी मैटर है वो सिलेबस के अनुसार ही हो, उससे बाहर ना हो। हम तो उम्मीद यही कर सकते हैं, इसके अलावा और तो कर क्या सकते हैं, क्योंकि हमारा काम है सिलेबस के अनुसार पढ़ना और सिलेबस के अनुसार पढ़ाना और चलना उसके अनुसार। और उसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और कितना मैटर पढ़ लेंगे हम? ज्यादा मैटर नहीं पढ़ सकते। कितना मैटर पढ़ सकते हैं? क्योंकि एक टॉपिक को तैयार करने में कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि 3 से 4 दिन लगते हैं, तो टॉपिक तो बहुत हो जाएंगे। राजस्थान जीके तो भरा पड़ा है पूरा का पूरा, कहाँ कहाँ से बनाएंगे क्वेश्चन? तो वो चीजें समझ से बाहर है कि क्वेश्चन क्यों बाहर से दिए जाते हैं। फिर भी चलो हम देखते हैं कि राजस्थान में मृगवन, मृगवन क्या चीज होती है, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। मृगवन एक प्रकार से कहते हैं मृग, जो हिरण है उसके लिए, लेकिन मृगवन के अंदर भी और चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि अन्य जीव जंतु भी विचरण कर सकते हैं यहाँ पर। ये लिख देखो, राजस्थान में मृगवन लिखा है, तो मृगवन क्या चीज है वो सबसे पहले चीज देखते हैं कि राजस्थान में मृगवन राज्य सरकार द्वारा घोषित वह क्षेत्र जहां वन्य जीव जंतु बिना किसी भय के मुक्त विचरण कर सकते हैं। मतलब भय नहीं होगा वहां पे, मुक्त रूप से विचरण कर सकते हैं, जहां पर किसी भी प्रकार का शिकार क्या है, वर्जित है। शिकार करने की मनाही है, तो शिकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यही है यहाँ पे। राजस्थान सरकार द्वारा घोषित होता है ये इंपॉर्टेंट चीज है। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार द्वारा घोषित होता है। यहाँ पे केंद्र सरकार इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, राज्य सरकार द्वारा घोषित वह क्षेत्र जहां वन्य जीव जंतु बिना किसी भय के मुक्त विचरण कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मृगवन कहलाते हैं। अब देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपना कौन सा? चित्तौड़गढ़ मृगवन, 1969 के अंदर। राजस्थान का सबसे प्राचीन मृगवन है। क्या है सबसे प्राचीन मृगवन? कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ मृगवन है। इसके बारे में खास क्या चीज है? तो ये सबसे पुराना है। एक तो क्या है? सबसे पुराना है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जो चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग के दक्षिणी छोर, दक्षिण छोर के दीवारों के सहारे, दीवारों के सहारे सटा हुआ है ये। मतलब ये मृगवन क्या है? दक्षिण दुर्ग है, उसके दक्षिण छोर की दीवारें हैं, उसके सहारे लगा हुआ ये मृगवन है। और ये सबसे प्राचीन मृगवन भी है, इस बात का ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ मृगवन क्वेश्चन पूछ लिया जाए कब बना था, तो 1969 के अंदर बना था। और यह राजस्थान का पहला है और सबसे प्राचीन मृगवन भी है। किसके द्वारा घोषित है? तो राज्य सरकार द्वारा घोषित मृगवन हो जाएगा अपना ये। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है अपने। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। उसके बाद है सज्जनगढ़ मृगवन।
सज्जनगढ़ मृगवन है कहाँ पे आपको पता हो गया, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ लिखा है तो चित्तौड़गढ़ में ही होगा, इसके अलावा आपको ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब है सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ आपको पता है कहाँ पे है, उदयपुर में है। कहाँ है, उदयपुर में लिखा है, 1984 के अंदर उदयपुर में आ जाएगा। 1984 के अंदर कहाँ पे है, उदयपुर में आ जाएगा। ये कहाँ पे है, तो सज्जनगढ़ दुर्ग है, जो सज्जनगढ़ दुर्ग है उसके तलहटी क्षेत्र के अंदर आता है ये, सज्जनगढ़ दुर्ग के तलहटी क्षेत्र में। सज्जनगढ़ दुर्ग के तलहटी क्षेत्र में कौन सा मृगवन आ जाएगा, सज्जनगढ़ मृगवन आ जाएगा। तो कहां पर आएगा, सज्जनगढ़ दुर्ग के तलहटी क्षेत्र में आ जाएगा, ये अपना सज्जनगढ़ दुर्ग आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, इसका क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका क्षेत्रफल है 1.5 वर्ग किलोमीटर, तो ये हमें ध्यान रखना है, यानी कि 1.5 वर्ग किलोमीटर पूरा हो जाएगा। 1.5 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है टोटल इसका। ठीक है, ये चीजें होगी चित्तौड़गढ़ मृगवन। और उसके बाद में कौन सा आ जाएगा अपना, उसके बाद में आ जाएगा पुष्कर मृगवन। पुष्कर मृगवन आपको पता है कहाँ पे है, 1984 के अंदर पंचकुंड अजमेर के अंदर स्थापित है, तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे मृगवन इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है, ये अपना पुष्कर वाला, पुष्कर अजमेर के अंदर है। पंचकुंड आपको पता होना चाहिए, जो तीर्थ स्थल है वहां पे 1984 में ये डेट है। जितने भी मृगवन कहाँ कब स्थापित हुए, कहाँ पे स्थापित हुए, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ठीक है, ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये चीज ध्यान रखनी है हमें। फिर आ जाएगा माचिया सफारी पार्क। माचिया सफारी पार्क 1985 जोधपुर ग्रामीण के अंदर, कहाँ पे है, जोधपुर ग्रामीण, माचिया सफारी पार्क। ये कायलाना झील के किनारे है, ये किसके किनारे है, कायलाना झील के किनारे। कायलाना झील के किनारे। तो और ये चीज है जो पुष्कर है, ये है आपका, ये कायलाना, उसके बाद में ये पुष्कर झील के किनारे ही होगा। ठीक है, पुष्कर झील के किनारे। माचिया सफारी पार्क कायलाना झील के किनारे है, माचिया सफारी पार्क। ठीक है, और पुष्कर मृगवन है पुष्कर झील के किनारे। पंचकुंड अजमेर के अंदर माचिया सफारी पार्क है, 1985 के अंदर स्थापित हुआ था, जोधपुर ग्रामीण के अंदर आ जाएगा। पहले जोधपुर में था लेकिन अभी कहाँ आ गया है, जोधपुर ग्रामीण में आ गया, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर आ जाएगा अशोक विहार। अशोक विहार 1986 में स्थापित है और जयपुर के अंदर है। कहाँ पे है, जयपुर में। ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लगा लेना आप। ये कहाँ पे है, कौन सा, अशोक विहार कहाँ पे है, अगर ये पूछ लिया जाए तो ये जयपुर सचिवालय, जयपुर सचिवालय वह विधानसभा के पास है, जो राजस्थान की विधानसभा है उसके पास कौन सा मृगवन है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो है आपका अशोक विहार मृगवन आ जाएगा। कौन सा, अशोक विहार मृगवन आ जाएगा, जो जयपुर सचिवालय और विधानसभा के पास है। तो वो अशोक विहार मृगवन 1986 में स्थापित है और जयपुर में है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ये चार हो गए। फिर है संजय उद्यान, संजय उद्यान, संजय उद्यान, ये मृगवन है 1986 में। शाहपुरा, ये ध्यान रखना, ये शाहपुरा जयपुर ग्रामीण के अंदर क्षेत्र है, वो है शाहपुरा, जिला वाला नहीं है, जिला नहीं है ये, जो जयपुर ग्रामीण का क्षेत्र है शाहपुरा वो है। ठीक है, वो कहाँ पे आ जाएगा, जिला जयपुर ग्रामीण होगा, जगह का नाम है शाहपुरा, संजय उद्यान उद्यान है। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 48 पर स्थित है, नेशनल हाईवे 48 पर स्थित कौन सा उद्यान है या फिर मृगवन है, तो संजय उद्यान मृगवन आ जाएगा आपका। कौन सा आ जाएगा, संजय उद्यान मृगवन। अब है अमृता देवी मृगवन। अमृता देवी मृगवन आपको पता है, अमृता देवी मृगवन 1994 के अंदर स्थापित हुआ है, खेजड़ली जोधपुर ग्रामीण, कहाँ पे है, जोधपुर ग्रामीण में है। ये नवीनतम है, सबसे नवीनतम पूछ लिया जाए तो यही है, कौन सा, अमृता देवी मृगवन है। यहाँ पर नवीनतम मृगवन है और यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे चिंकारा पाया जाता है, चिंकारा, और मरु लोमड़ी पाई जाती है, मरु लोमड़ी पाई जाती है। और यहाँ पर आपको पता है विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी लगता है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है, तो यहीं लगता है। कहाँ लगता है, और 12 सितंबर को आपको पता है क्या मनाया जाता है, तो खेजड़ली दिवस भी मनाया जाता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है, तो अमृता देवी मृगवन खेजड़ली गांव में लगता है। कहाँ लगता है, खेजड़ली गांव में लगता है। अमृता देवी मृगवन है, कब बना था, 1994 में बना था। कहाँ पे है, जोधपुर ग्रामीण में है।
नवीनतम है सबसे, चिंकारा पाया जाता है, मरु लोमड़ी पाई जाती है, और इसके अलावा विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी यहीं लगता है। ओके, कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे नहीं है? चिंकारा है, मरु लोमड़ी है, इसके अलावा यहाँ पर आपको पता है कृष्ण मृग जो वो भी पाए जाते हैं। कौन से? कृष्ण मृग भी पाए जाते हैं, कृष्ण मृग भी पाए जाते हैं। अब देखो इसके अंदर आपको बताया है राजस्थान में मृगवन कितने हैं। टोटल मृगवन आ जाएगा आपके 7। चित्तौड़गढ़ मृगवन, सज्जनगढ़ मृगवन, सज्जनगढ़ दुर्ग के तलहटी क्षेत्र में है। 1984 के अंदर सबसे पहला नवीनतम सबसे पहला और सबसे प्राचीन कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ है। कब स्थापित हुआ? तो 1969 के अंदर हुआ था। इसके अलावा बात करें पुष्कर मृगवन, आपको ये दो चीज तो ये पुष्कर तो आपको याद रह जाएगा, कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। और कब हुआ था ये ध्यान रखना, 1984 के अंदर। और पुष्कर झील के किनारे, ये ध्यान रखना। माचिया सफारी पार्क है, ये किसके पास है? तो कायलाना झील के किनारे पर है। और अशोक विहार आपको पूछ दिया जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट कर लेना। क्यों? क्योंकि ये जयपुर सचिवालय व विधानसभा के पास मृगवन कौन सा है? तो वो अशोक विहार मृगवन है। संजय उद्यान के बारे में ये बात इंपॉर्टेंट है कि शाहपुरा स्थान है वो जयपुर ग्रामीण जिले के अंदर है और NH यानी नेशनल हाईवे 48 पर स्थित है। और अमृता देवी मृगवन सबसे नवीनतम है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नवीनतम है। चिंकारा, मरु लोमड़ी, कृष्ण मृग पाए जाते हैं। खेजड़ली गांव में लगता है, खेजड़ली गांव में वृक्ष मेला लगता है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक बताओ मृगवन के अंदर? यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा तो गलत नहीं होगा। आगे देखो शुभंकर। अब शुभंकर क्या होता है? अब शुभंकर क्या चीज होती है वो देखो अपने। शुभंकर होता है, शुभंकर कोई भी इंसान, जानवर या वस्तु है। क्या लिखा है? इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है और वस्तु भी है, जिसे भाग्य लाने वाला माना जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि हम शुभंकर मानते हैं। कहीं ना कहीं हम राजस्थान के अंदर शुभंकर है जो कहीं ना कहीं जानवर को लेकर है, जो वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित है। इस कारण से वहां पे वो चीज वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वन्य जीव संरक्षण को लेकर शुभंकर दिए गए हैं अलग अलग जिलों के। तो अपने यहाँ पे जानवर क्या है? राजस्थान के अंदर तो क्या है? जानवर। लेकिन रिपोर्ट ये जरूरी नहीं है कि जानवर ही हो, यह कोई इंसान हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, या वस्तु है जिसे भाग्य लाने वाला माना जाता है, या कोई भी ऐसी चीज जिसका इस्तेमाल किसी आम सार्वजनिक पहचान वाले समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है, जैसे कि स्कूल, खेल टीम, समाज, सैन्य इकाई या ब्रांडना। जैसे भी अपना पेरिस मतलब ओलंपिक होता है, राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, तो इनका अलग अलग शुभंकर होता है ना, उसी प्रकार से होता है। तो वन्य जीव संरक्षण को लेकर हमारे राजस्थान के अंदर हर जिले का शुभंकर क्या है? अलग अलग है। ये बात ध्यान रखनी है। तो शुभंकर केवल वन्य जीवों को लेकर ही नहीं होता, हर किसी चीज के लिए हो सकता है, जैसे स्कूल, खेल टीम, समाज, मतलब किसी भी चीज के लिए हो सकता है। इंसान भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है शुभंकर, ठीक है? तो ये हो सकती है। लेकिन अपने वन्य जीव संरक्षण को लेकर राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर शुभंकर है कोई ना कोई। लेकिन बात करें तो अभी तक 50 जिलों के शुभंकर नहीं है, उन जो 33 जिले हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आ जाए जब 50 जिलों के आ जाएंगे तब उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो अपने 33 जिले हैं उनके हिसाब से है। अब देखो ये देखना है हमें कि गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, ये तीनों के तीनों जो है बीकानेर संभाग के अंदर आते हैं। किसमें? बीकानेर संभाग के अंदर, जो उत्तरी राजस्थान के अंदर है आपका मुख्य रूप से। एक अनूपगढ़ जिला और है, लेकिन उसका अभी तक कोई शुभंकर नहीं घोषित हुआ है, आपको यह ध्यान रखना। तो गंगानगर जिला, तो गंगानगर जिले के अंदर आपको पता है कौन सा शुभंकर? चिंकारा। मैप के माध्यम से समझाऊंगा आपको, अगर मैप है आपके पास तो साथ साथ के अंदर आपको लिखते जाना है कि चिंकारा कहाँ पे है। तो गंगानगर के अंदर है। गंगानगर का शुभंकर है चिंकारा। चिंकारा एक हिरन होता है। फिर है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का जो है वो है छोटा किलकिल। क्या है? छोटा किलकिल। अब सबको पता है हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल है। बीकानेर का है भट्ट तितर। बीकानेर का कौन सा है? भट्ट तितर। तो बीकानेर का भट्ट तितर है, आपको ध्यान में रह जाएगा। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है? अब देखो, अब देखो यहाँ पे अपने सबसे पहले लेते हैं बीकानेर के अंदर। बीकानेर, गंगानगर कौन सा है? चिंकारा। चिंकारा। हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल, और बीकानेर का हो जाएगा आपका भट्ट तितर। और अनूपगढ़ है, अनूपगढ़ का कोई नहीं है एक बार, ठीक है? ध्यान रखनी है चीजें, ये चीज हो जाएगी। फिर आ जाएगा आपका, ठीक है, चिंकारा, छोटा किलकिल और भट्ट तितर, तीनों आ गए। फिर आ गया आपका कौन सा संभाग? फिर आ गया जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में कौन कौन से हैं? जोधपुर संभाग में आपके दो जिले, टोटल 6 जिले हैं, लेकिन उनमें से जो जोधपुर ग्रामीण, फलोदी और बालोतरा,
ये जिलों के शुभंकर नहीं आए हमें, तो लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जैसलमेर का कौन सा है, जैसलमेर का है गोडावण, जैसलमेर का गोडावण, बाड़मेर की मरू लोमड़ी, और जोधपुर का कुरंजा। जोधपुर का कौन सा है, कुरंजा है। तो हमें ये साथ साथ के अंदर भरते जाना है मैप के अंदर, कि याद होनी चाहिए साथ साथ के अंदर चीज, ठीक है। फिर देखो जोधपुर का कौन सा था, जोधपुर का था कुरंजा, कुरंजा। जैसलमेर का गोडावण, गोडावण, और बाड़मेर की मरू लोमड़ी, मरू लोमड़ी। दोहरी मन्ना पढ़ा था ना हमने, तो यही वही है, ठीक है। तो बाड़मेर की मरू लोमड़ी, ये आपका आ गया कौन सा। फिर है पाली संभाग, फिर है पाली संभाग। पाली संभाग के अंदर पाली, जालोर, सिरोही, और कौन सा आ जाएगा, सांचौर। तो ये जिले आ जाते हैं, सांचौर भी आ जाता है, लेकिन सांचौर का नहीं है यहाँ पे, याद ध्यान रखना है। पाली का तेंदुआ है, पाली का, पाली जो जिला है उसका कौन सा है, तेंदुआ है। जालोर का भालू है, और सिरोही का जंगली मुर्गा है। सिरोही का कौन सा है, जंगली मुर्गा है। फिर उदयपुर, उदयपुर का देखो, उदयपुर का बिज्जू, साथ में बनेंगे अपने, ठीक है। उदयपुर का बिज्जू, उदयपुर संभाग आ गया, ठीक है, उदयपुर का बिज्जू। फिर राजसमंद का भेड़िया, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, भीलवाड़ा का मोर, भीलवाड़ा का कौन सा है, मोर है। उसके बाद देखें तो अपने बांसवाड़ा संभाग, ये कौन से हैं, ये तो आ गया अपना किसका, ये उदयपुर संभाग का है, उदयपुर संभाग के। बांसवाड़ा का जलपीपी, जलपीपी नाम सुना है, तो जलपीपी बार बार पढ़ा है हमने कि जलपीपी किसका है, बांसवाड़ा का है। डूंगरपुर का जंगली धोक है, और प्रतापगढ़ की है उड़न गिलेरी, प्रतापगढ़ की उड़न गिलेरी। तो ये तीनों के तीनों किसके हैं, बांसवाड़ा संभाग। यानी अगर आप संभाग वाइज याद करोगे तो जल्दी याद होंगे, ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। अगर आप प्रत्येक जिले के याद करने की कोशिश करोगे तो नहीं होंगे। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जिला कौन से संभाग के अंदर है। संभाग आपको पता है, ट्रिक बताइए मैंने हर संभाग की, तो ध्यान में रखने हैं कि हर संभाग के कौन से जिले के अंदर कौन सा शुभंकर है, तो आपको आसपास कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, ठीक है। फिर है कोटा, कोटा संभाग के अंदर 4 जिले हैं। कोटा का खुद का है उदबिलाव, उदबिलाव। फिर बारां का मगर है, बूंदी का सुरखाब है, और झालावाड़ का गागरोनी तोता है। झालावाड़ का कौन सा है, गागरोनी तोता। ये सारे किसके आगे, बांसवाड़ा संभाग के आगे। फिर देखो, फिर भरतपुर का सारस, भरतपुर का सारस क्यों है सारस, केवलादेव घनापक्षी विहार आपको पता है, इस कारण से सारस है। फिर देखो सवाई माधोपुर का क्या है, बाघ प्रयोजन रणथंभौर, रणथंभौर के कारण कौन सा है, बाघ आ जाएगा। धौलपुर का पंसीड़ा, और करौली का घड़ियाल आ जाएगा। तो ये चारों के चारों किस संभाग के हैं, भरतपुर संभाग के हैं, भरतपुर संभाग के आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, आगे आपने जयपुर, जयपुर संभाग के, जयपुर का चित्तल, दौसा का खरगोश, और अलवर का सांबर। अलवर का कौन सा है, सांबर है। ये तीनों किस संभाग के हैं, ये तीनों है जयपुर संभाग, जयपुर संभाग के। फिर है सिक्कर, सिक्कर की शाहीन, सिक्कर की शाहीन। झुंझुनू, झुंझुनू का काला तितर, और चूरू का काला हिरण आ जाएगा। झुंझुनू का, वो चूरू का काला हिरण आ जाएगा। ताल छापर आपको पता है, तो कृष्ण के लिए यानी कि काले हिरणों के लिए जाना जाता है, तो वो आ जाएगा। यानी कि कुछ जिले तो ऐसे होंगे जिनको आपको शुभंकर देखते ही पता चल जाएगा, हाँ इसका ये शुभंकर है, ठीक है। तो ये चीजें, ये सिक्कर संभाग के तीनों जिले, ठीक है। कौन सा नहीं है, तो नीम का थाना नहीं आया, तो वो अपना नया जिला बना है जो, ठीक है। फिर है अजमेर, अजमेर का खड़मोर, अजमेर का खड़मोर है। तो आपने पढ़ा था कि भीलवाड़ा, भीलवाड़ा पहले अजमेर संभाग में था, लेकिन अब किस में चला गया, अजमेर, वो भीलवाड़ा अब चला गया उदयपुर संभाग में। तो भीलवाड़ा का तो मोर था, और अजमेर का खड़मोर था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो अजमेर का खड़मोर, नीचे भीलवाड़ा था, भीलवाड़ा मोर, अजमेर ऊपर था, तो उसका था खड़मोर था, ठीक है। आगे देखो, आगे है नागौर, नागौर का राजहंस, और टोंका हंस है। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये किस संभाग के हैं, अजमेर संभाग के हैं। अब देखो, अब अपने मैप में बढ़ते हैं साथ साथ के अंदर। ये हो गया देखो, गंगानगर का चिंकारा आ जाएगा, फिर हनुमानगढ़ का छोटा किलगिल, और बीकानेर का कौन सा आ गया आपका, बीकानेर का भटतितर आ गया। ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो ये तीनों आ गए संभाग वाइज, बीकानेर संभाग में। फिर आ जाए जोधपुर संभाग में, जोधपुर संभाग में जिले 6 हैं, लेकिन जो पुराने जिले 3 बचे हैं। नए जिले जोधपुर ग्रामीण आ जाएगा, फलोदी आ जाएगा, और बालोतरा आ जाएगा। तीनों के नहीं है तो 3 याद रखने हैं, कौन कौन से, कुरंजा जोधपुर का, गोडाउन जैसलमेर का, और मरू लोमड़ी वो किसकी आ जाएगी आपकी, मरू लोमड़ी आ जाएगी आपकी अपने बाड़मेर की, ठीक है। किसकी आ जाएगी, बाड़मेर की आ जाएगी। फिर अपना पाली संभाग, पाली संभाग में अगर देखें तो कौन कौन से आ जाएंगे, जालोर, जालोर का आ जाएगा आपका तेंदुआ, जालोर का तेंदुआ, ठीक है। फिर
जालोर, जालोर का तेंदुआ, फिर ये तेंदुआ नहीं, पाली का तेंदुआ, सॉरी, पाली का तेंदुआ। फिर आ जाएगा आपका किसका, जालोर का, जालोर का आ जाएगा आपका भालू, जालोर का भालू। और सिरोही का आ जाएगा जंगली मुर्गा, जंगली मुर्गा। पाली का तेंदुआ, जालोर का भालू, और सिरोही का आ जाएगा आपका जंगली मुर्गा आ जाएगा। फिर देखें तो अपने उदयपुर संभाग या फिर बांसवाड़ा संभाग, फिर अपने देखते हैं उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में आपको उदयपुर का पता है आपको कौन सा है, उदयपुर का आ जाएगा आपका बिजू, उदयपुर का कौन सा आ जाएगा, बिजू आ जाएगा। फिर राजसमंद, राजसमंद का आ जाएगा भेड़िया, भेड़िया आ जाएगा। और भीलवाड़ा का आ जाएगा मोर, भीलवाड़ा का आ जाएगा मोर आ जाएगा, भीलवाड़ा का आ जाएगा मोर आ जाएगा। और फिर बच गया आपका चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का आ जाएगा चौसिंगा, चित्तौड़गढ़ से चौसिंगा आपको पता ही चल जाएगा, नाम ही चय से है दोनों का, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका बांसवाड़ा संभाग, इसका जो बांसवाड़ा है उसका कौन सा है, जलपीपी, डूंगरपुर का जंगली धोक, जंगली धोक। और आपका आ जाएगा प्रतापगढ़ का उड़न गिलेरी, उड़न गिलेरी किसका आ जाएगा, प्रतापगढ़ का आ जाएगा। ये तीनों हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप देखो तो फिर बात करें अपने कोटा संभाग, कोटा में कोटा का आ जाएगा उदबिलाव, उदबिलाव किसका आ जाएगा, कोटा का। और बारह का आ जाएगा मगर, बूंदी का सुरखाब, सुरखाब आ जाएगा बूंदी का। और झालावाड़ का आ जाएगा गागरोनी तोता, गागरोनी तोता किसका आ जाएगा, झालावाड़ का आ जाएगा। फिर देखो फिर आ जाएगा आपका भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग में भरतपुर का कौन सा आ जाएगा, सारस, सारस। धौलपुर का पंचीड़ा, एक सेकेंड पेन चेंज कर लेते हैं। फिर आ जाएगा आपका धौलपुर का सारस, सारस धौलपुर का भरतपुर का सारस, धौलपुर का पंचशिरा, और करौली का घड़ियाल, सवाई माधोपुर का बाघ। तो आपको पता है भरतपुर, भरतपुर केवलादेव आ जाएगा तो उसका सारस आ ही जाएगा। और बात करें घड़ियाल किसका, करौली का, पंचशिरा धौलपुर का, और बाघ है किसका, सवाई माधोपुर का आ जाएगा। फिर जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर का कौन सा होगा, जयपुर का होगा चित्तल, जयपुर का आ जाएगा आपका चित्तल आ जाएगा, जयपुर का आ जाएगा चित्तल। दौसा का खरगोश, दौसा का खरगोश। अलवर का सांबर, अलवर का सांबर आ जाएगा। यही है क्या, तीन ही है क्या जयपुर के, ये तीन ही है, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका जो कौन सा संभाग है, फिर आ जाएगा सीकर संभाग, सीकर संभाग में कौन सा आ जाएगा, सीकर का खुद का कौन सा होगा, सीकर का शाहीन, सीकर का शाहीन, सीकर का शाहीन। और झुंझुनू का काला तितर, और चूरू का काला हिरण, काला हिरण चूरू का आ जाएगा। फिर देखो फिर अपना बचता है अजमेर संभाग बीच वाला, कौन सा बचता है, अजमेर संभाग बचता है बीच का, बीच का क्या है, अजमेर का है खड़मोर, खड़मोर। और टोंक का है हंस, और नागौर का है राजहंस। तो ये सारे के सारे क्या है, ये आपके सारे के सारे है शुभंकर, वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। जो आपको केवल क्या करना है, इनको आपको मैप के अंदर उतारना ही होगा, मैप के अलावा कुछ नहीं करना है। ये याद ऐसे ही होंगे, इसके अलावा और कुछ तरीका नहीं है नया कि आपको कैसे याद होंगे कैसे नहीं होंगे, आपको इस तरीके से याद करना पड़ेगा। फिर देखो अपने राजस्थान के जंतुआलय कौन कौन से हैं। राजस्थान के जंतुआलय के अंदर आपको सबसे पुराना और पुराना मिलेगा जयपुर जंतुआलय,
जयपुर जंतुआलय 1876 के अंदर जिसकी स्थापना की गई थी और सबसे पुराना है। क्या है? सबसे पुराना है, सबसे पुराना जंतुआलय। आपको पता ही चल जाएगा कि 1876 की जिसकी स्थापना हुई थी तो सबसे पुराना होगा। स्वाई राम सिंह द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? राम सिंह द्वितीय द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया जंतुआलय है। कहां पे? रामनिवास बाग के अंदर स्थापित किया गया था। रामनिवास बाग के अंदर है, रामनिवास बाग में सबसे पुराना है। और बात करें तो ये राजस्थान व देश का ही सबसे प्राचीन है। राजस्थान का नहीं, सब देश का भी सबसे प्राचीन जंतुआलय कौन सा है? तो यही जयपुर जंतुआलय है 1876 के अंदर। बात करें तो ये बाघों का प्रजनन केंद्र भी है, बाघों का भी है और मगरमच्छ का भी है, बाघों व मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र। बाघों मगरमच्छों का प्रजनन केंद्र है ये। कौन सा? जयपुर जंतुआलय। फिर बात करें अपने उदयपुर जंतुआलय की। उदयपुर जंतुआलय की स्थापना हुई थी 1878 के अंदर। उदयपुर जंतुआलय 1878 दूसरा है। दूसरे नंबर पर ये यही आएगा। पहले नंबर पर 1876 जयपुर वाला आएगा, तो दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा? तो दूसरे पर आ जाएगा उदयपुर में। ये इसकी स्थापना की थी स्वरूप सिंह ने। किसने की थी? स्वरूप सिंह ने की थी। कहां पे की थी? गुलाब बाग में की थी, गुलाब बाग में। और यही गुलाब बाग क्या है? राजस्थान का प्रथम पक्षी बाग है। ठीक है, गुलाब बाग क्या है? राजस्थान का पहला पक्षी उद्यान भी है, ये ध्यान रखना है। राजस्थान का पहला पक्षी उद्यान, राजस्थान का पहला पक्षी उद्यान कौन सा है? तो गुलाब बाग है। यहीं पर गुलाब बाग में उदयपुर जंतुआलय की स्थापना की थी, स्वरूप सिंह ने की थी। और गुलाब बाग के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है कि राजस्थान का पहला पक्षी उद्यान कौन सा है? तो गुलाब बाग उदयपुर में है। ठीक है, गुलाब बाग उदयपुर में है। यहां पर उदयपुर में क्या है? पक्षीशाला विकसित की जा रही है, पक्षीशाला। उदयपुर के अंदर क्या की विकसित की जा रही है? पक्षीशाला विकसित की जा रही है। ठीक है, फिर आ जाएगा बीकानेर जंतुआलय 1992 के अंदर स्थापित की गई थी, लेकिन वर्तमान में क्या है? ये बंद है, तो इसके बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना, जंतुआलय कितने हैं? 5 हैं, जिसमें जयपुर जंतुआलय, उदयपुर जंतुआलय, बीकानेर जंतुआलय। बीकानेर जंतुआलय क्या वर्तमान के अंदर बंद है। फिर आ जाएगा आपका जोधपुर जंतुआलय। जोधपुर जंतुआलय 1936। जोधपुर जंतुआलय के बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये देखो, जोधपुर जंतुआलय के बारे में इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी आपकी, गोडाउन पक्षी है जो, गोडाउन पक्षी का कृत्रिम, प्राकृतिक नहीं है यहाँ पे, कृत्रिम है, कृत्रिम प्रजनन केंद्र है यहाँ पे, प्रजनन केंद्र है। गोडाउन पक्षी का कृत्रिम प्रजनन केंद्र कौन सा है? तो यही होगा। ये बात ध्यान रखनी है हमें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे पक्षीशाला भी है। क्या है? पक्षीशाला भी है यहाँ पे। पक्षीशाला कहाँ है? यही है। इसके बाद में कोटा जंतुआलय। कोटा जंतुआलय की स्थापना हुई थी 1954 में, तो ये नवीनतम है। ये बात भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या है? ये नवीनतम है। जोधपुर जंतुआलय 1936 में स्थापना हुई थी, कोटा जंतुआलय की 1954 में हुई। तो सबसे नवीनतम कौन सा हुआ? तो यही हुआ। एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि आजादी के बाद में कौन सा जंतुआलय बना था, कौन सा स्थापित हुआ था? कोटा जंतुआलय स्थापित हुआ था। कौन सा हुआ था? कोटा जंतुआलय स्थापित हुआ था। ये नवीनतम है, इसके बारे में इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है। जंतुआलय है, जंतुआलय 5 है, ध्यान में रखना है। जयपुर जंतुआलय, जयपुर जंतुआलय सबसे पुराना है। कब स्थापना की गई? तो 1876 के अंदर की थी। किसने की थी? स्वाई राम सिंह द्वितीय ने की थी। कहां पर की थी? रामनिवास बाग के अंदर की थी। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर इसके अलावा बात करें तो इसका ये बाघों व मगरमच्छों का प्रजनन केंद्र भी है यहाँ पे। ठीक है, बात करें उदयपुर जंतुआलय 1878 के अंदर की थी, स्वरूप सिंह ने की थी। और स्वरूप सिंह ने की थी, गुलाब बाग में की थी। और गुलाब बाग राजस्थान का पहला पक्षी उद्यान है। पक्षी उद्यान कब बनाया गया था? पहला तो ये बनाया गया था 12 मई 2022 को बनाया गया था। 12 मई 2022 को, 12 मई 2022 को पहला पक्षी उद्यान बनाया गया। ठीक है, राजस्थान का पहला पक्षी उद्यान बनाया गया था। इसके बाद हम जोधपुर जंतुआलय की बात करें तो 1936 में स्थापित किया गया था। गोडाउन पक्षी का कृत्रिम प्रजनन केंद्र है ये। गोडाउन पक्षी का क्या है? कृत्रिम प्रजनन केंद्र है। इसके अलावा यहाँ पर पक्षीशाला भी विकसित की गई है। इसके अलावा कोटा जंतुआलय, कोटा जंतुआलय लास्ट है, नवीनतम है। ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पे। आगे है राजस्थान के जैविक उद्यान कौन कौन से हैं? राजस्थान के जैविक उद्यान,
सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है कहाँ पे, तो उदयपुर में है। 12 अप्रैल 2015 को स्थापित किया गया था। बायोलॉजिकल कह दो या फिर जैविक कह दो, एक ही बात होती है। इंग्लिश में बायोलॉजिकल कहते हैं, हिंदी के अंदर जैविक कहते हैं, ठीक है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में स्थापित किया गया, 12 अप्रैल 2015 को स्थापित किया। पहला राष्ट्रीय, पहला बायोलॉजिकल पार्क है राजस्थान का, ठीक है। राजस्थान का क्या है, प्रथम है। बात करें माचिया बायोलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पे है, तो ये है जोधपुर के अंदर, जोधपुर ग्रामीण के अंदर, ये दूसरा है। और इसकी स्थापना हुई थी 20 जनवरी 2016 को, 20 जनवरी 2016 को। जैविक उद्यान है, ये बात ध्यान रखना, जैविक उद्यान है ये सारे के सारे। फिर है नाहरगढ़, नाहरगढ़ कहाँ है, तो जयपुर के अंदर है। 4 जून 2016 को स्थापित किया गया था ये, 4 जून 2016 को स्थापित किया गया था। फिर है अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, अभेड़ा आपको पता है कहाँ है, कोटा के अंदर है। अभेड़ा कोटा बायोलॉजिकल पार्क 18 दिसंबर 2021 को, 18 दिसंबर 2021 को है। तो बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं, 4। कितने हैं, 4 हैं। सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ के बाद माचिया, माचिया के बाद नाहरगढ़, नाहरगढ़ के बाद अभेड़ा, ठीक है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, माचिया जोधपुर ग्रामीण के अंदर है, नाहरगढ़ जयपुर में है और अभेड़ा कोटा में है। डेट याद रखनी है कि 12 अप्रैल 2015 को है, देख लो, थोड़ा सा देखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। 12 अप्रैल 2015 को स्थापित किया गया था, 20 जनवरी 2016 को माचिया किया गया था, 4 जून 2016 को नाहरगढ़ किया गया। 2016 के अंदर दो है, 2016 के अंदर दो है, पहला 2015, 2016 के अंदर, फिर लास्ट जो चौथा है 2021 के अंदर। ये जो मरुद्रा और पुष्कर, ये मरुद्रा वाला कहाँ है, बीकानेर, और पुष्कर अजमेर। तो ये ध्यान रखना, दोनों के दोनों क्या है, निर्माणाधीन है, दोनों के दोनों क्या है, निर्माणाधीन है, दोनों के दोनों क्या है, निर्माणाधीन है। ये चीज हो जाएगी, राजस्थान के जैविक उद्यान है जो पूरे हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे अपने विशेष चर्चा करते हैं, किसके बारे में चर्चा करेंगे, अब करेंगे अपने विशेष चर्चा जो करेंगे, जो राजस्थान के अंदर जो भी अपने गोडाउन, राज्य पक्षी हो गया, राज्य पशु हो गए, तो अपने राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष, उसके बारे में चर्चा कर ली थी वनस्पति वाले में। अब लेकिन अब करेंगे अपने किसकी, राज्य पक्षी और पशु कौन कौन से, उनके बारे में। महत्वपूर्ण बिंदु है, इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनेगा। आगे देखो, आगे आता है अपना गोडाउन, वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, याद कर लेना। जितने भी वैज्ञानिक नाम हैं अपने, जो राज्य पशु, राज्य पशु पक्षी और पेड़ या फिर पुष्प, जितने भी है आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हो जाएगी। राज्य पक्षी कब घोषित किया गया, तो 21 मई 1981 को राज्य पशु घोषित किया गया। उपनाम क्या है, उपनाम है सोन चिड़िया, माल मोरडी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये उपनाम क्या है, सारे सारे इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, सारे सारे क्या है, इंपॉर्टेंट। मालमोरडी कहा जाता है अजमेर के अंदर, इसी जो गोडाउन है उसको क्या कहा जाता है, मालमोरडी कहा जाता है। इसके अलावा बात करें तो गुदनमेर भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, गुदनमेर, गुदनमेर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। फिर है 1980 में केंद्र सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना। 2.5 पैसे का, 2.5 पैसे का था शायद। तो 1980 में केंद्र सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था। कब जारी किया गया, 1980 के अंदर। किस पर जारी किया गया, तो गोडाउन पक्षी के ऊपर जारी किया गया था। ये बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ये पाया कहाँ जाता है गोडाउन पक्षी, तो ये पाया जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान, मरु उद्यान पढ़ा था अभी, ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है। इसके अलावा पाया जाता है ये सौंखलिया, सौंखलिया जो कहाँ पे है, केकड़ी के अंदर है। और इसके अलावा शोरशन में भी पाया जाता है, शोरसन में भी पाया जाता है। शोरसन कहाँ है, 12 में है। तो मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि गोडाउन पक्षी मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पर कहाँ नहीं पाए जाते। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है। इसके अलावा अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जो केकड़ी है अजमेर से जो अलग हुआ है सोंखलिया, तो सोंखलिया में पाया जाता है। इसके अलावा शोरसन 12 में भी पाया जाता है। ये चीजें हो जाएगी, ठीक है। अगर बात करें इसका भोजन, जो गोडाउन पक्षी है उसका मुख्य भोजन क्या होता है, प्रिय भोजन कौन सा होता है, इसकी बात करें तो तारामीरा, इसका प्रिय भोजन होता है तारामीरा, प्रिय भोजन तारामीरा। तारामीरा क्या होता है, इसका प्रिय भोजन होता है। बात करें तो यहाँ पे 90% से भी अधिक
विश्व के अधिक अधिक गोडाउन राजस्थान में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि टोटल लगभग माना जाता है कि लगभग 200 के आसपास क्या है गोडाउन पक्षी होंगे टोटल। उसमें से भी 90% से अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान में पाए जाते हैं। क्योंकि इतने ही क्यों है, 200 ही क्यों है, 200 इस कारण से है कि पक्षी जो गोडाउन पक्षी होता है भारी होता है, भारी होता है तो ये कम ऊंचाई तक उड़ पाता है, कम ऊंचाई तक उड़ पाता है तो बिजली की तारें होती है तो उनसे टकरा जाता है, पवन चक्कियां होती है उनसे टकरा जाता है, तो ये भी यानी उनसे टकरा कर उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा और कारण है, ये घास अंडे कहाँ देते हैं, तो सेवण घास में देते हैं, सेवण घास में अंडे देते हैं। जब ये सेवण घास में अंडे देते हैं तो मतलब जमीन के अंदर देते हैं, जमीन में अंडे देते हैं, तो इसका मतलब जो भी जंगली जानवर हो जाएंगे, जंगली जानवर क्या कर जाएंगे, इनको अंडों को नष्ट कर देंगे या फिर खा जाएंगे, तो उनसे उससे भी क्या हो जाएगी, उड़ान पक्षी है जो लुप्त होते जा रहे हैं। यानी कि आज जो आईयूसीएन की जो सूची है, आईयूसीएन की सूची में इसका नाम भी है, में गोडाउन का नाम, जो लुप्त प्राय प्राणी, जो लुप्त प्राय प्राणी होते हैं ना, उस किसकी सूची के अंदर नाम है। ठीक है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ आपको मैंने बताया कि राष्ट्रीय मृग उद्यान के अंदर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कौन सा चला जा रहा है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बस्टर्ड कब से चलाया जा रहा है, 5 जून 2013 से। 5 जून 2013 से कौन सा अभियान चलाया जा, कौन सा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में चलाया जा रहा है। ये बात भी ध्यान रखनी है, कहाँ चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में चलाया जा रहा है। कब, 5 जून 2013 से प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाया जा रहा है। इसके अलावा इसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं मिलती जो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और बन जाएगा। ठीक है, आगे देखो, चिंकारा क्या है, चिंकारा, चिंकारा एंटीलोप प्रजाति का क्या है, एंटीलोप प्रजाति का चौसिंगा है। एंटीलोप प्रजाति का क्या है, चौसिंगा है। चौसिंगा क्या होता है, एंटीलोप प्रजाति का चौसिंगा नहीं, स्तनपाई जानवर कह सकते हैं, चौसिंगा अलग हो जाएगा थोड़ा, स्तनपाई जानवर, हिरण है, ये ध्यान रखना। ठीक है, स्तनपाई जानवर, चौसिंगा अलग हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना स्तनपाई जानवर है, एंटीलोप प्रजाति का चौसिंगा भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से हिरण है। चिंकारा एक हिरण की प्रजाति होती है। वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेटी, गजेला बनेटी। राज्य पशु घोषित है 22 मई 1981 को राज्य पशु घोषित किया गया था। गोडाउन को राज्य पक्षी 21 मई, इसको 22 मई, ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। एंटीलोप प्रजाति का स्तनपाई जानवर है। इसके अलावा अगर बात करें ये कहाँ पाया जाता है मुख्य रूप से, तो ये एक तो मरु उद्यान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मरु उद्यान में। और एक आप लिख सकते हो नाहरगढ़ अभ्यारण्य, कहाँ है, जयपुर में। ठीक है, तो ये यहां पाया जाएगा मुख्य रूप से। आगे देखो, आगे आ जाता है अपना ऊंट। ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमिलस ड्रोमेडेरियस, कैमिलस ड्रोमेडेरियस, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इंपॉर्टेंट है ये, सबको पता है। राज्य पशु कब घोषित किया गया, 19 सितंबर 2014। पशुधन श्रेणी का, ये पशुधन श्रेणी का राज्य पशु कौन सा है, तो अपना ऊंट है। वन्य जीव श्रेणी का कौन सा है, तो चिंकारा है। वन्य जीव ये कौन सा है, वन्य जीव श्रेणी का, वन्य जीव श्रेणी, और ये है पशुधन श्रेणी। ठीक है, 19 सितंबर 2014 को इसको कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। रेगिस्तान का जहाज कह सकते हैं, मरुस्थल का जहाज भी कह सकते हैं, राजस्थान का जहाज भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएगी। और बात करें, मैंने ऊंट को मैंने शायद किसमें, पशुधन में करवाया था, सब बताया था कि जैसलमेर में तो क्या पाए जाते हैं, सर्वाधिक पाए जाते हैं, जैसलमेर में सर्वाधिक, जैसलमेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। सबसे कम प्रतापगढ़ में सबसे कम पाए जाते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, प्रतापगढ़ में सबसे कम पाए जाते हैं। पशुधन के अंदर मैंने करवाया था तो उसके अंदर ऊंट भी था। ऊंट का भारत के अंदर स्थान कौन सा है, तो भारत में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। ठीक है, प्रथम स्थान है। लगभग कह सकते हैं कि 84 से 85% तो ऊंट किस में कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान के अंदर ही पाए जाते हैं भारत के।
ये हो जाएगा आपका चिंकारा ऊंट वगैरह। ये कह सकते हैं कि अपना जो भी मैटर है वन्य जीव संरक्षण से संबंधित वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा, बिल्कुल पुटअप होगा। तो ऐसे ना सोचें कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा क्वेश्चन। यहीं से आएगा तो कहाँ से आएगा? अगर यहाँ से नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा? सिलेबस से बाहर आएगा। सिलेबस से बाहर आएगा तो वो तो हमारे हाथ में है नहीं। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन आए और बने, और अच्छे तरीके से क्वेश्चन बने, जो पढ़ा हो वही आए। हाँ, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि हमारा नहीं पढ़ा हो सकता है। कह सकते हैं कि अगर हमने 85 से 90% पढ़ा हुआ है हमारा, तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हमने पढ़ा ही नहीं है तो उसकी तो हम क्या गारंटी ले सकते हैं? तो पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ेंगे तभी कुछ होगा। तो 85 से 90% सिलेबस अगर हमारा पढ़ने से कवर हो रहा है तो उसको पढ़ने में अच्छा है। अगर 10% समझ सकते हैं कि हाँ सिलेबस में से है या सिलेबस से बाहर आया है, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में चीज़ें नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन जो हमारे हाथ में है चीज़ें वो तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आपको क्लास कैसी लगी तो वो आपको बतानी है। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो। बताओ कि जो जियोग्राफी है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के हिसाब से कंप्लीट हो चुकी है, और अपना जो रीट है उसके हिसाब से अपना एक टॉपिक बचता है मिट्टियाँ। इसके अलावा जो थोड़ा बहुत 1-2 क्लास और होगी उसके वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो अपने राजस्थान जो जियोग्राफी है नई जिलों के हिसाब से पुराने के हिसाब से दोनों को मिक्सअप करके किया है। ऐसा ना सोचें कि सर पुराना आएगा नया आएगा, किसी भी प्रकार से आए तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात ये, किसी भी प्रकार चाहे नया आए चाहे पुराना आए आपको दिक्कत होगी नहीं। अगर इस प्रकार से पढ़ोगे तो दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप सोचोगे हाँ मैं तो नया नया पढ़ूंगा पुराना छोड़ दूंगा, तो पुराना भी साथ में पढ़ना पड़ेगा, नया भी साथ में पढ़ना पड़ेगा। पुराने और नए को जो मिक्सअप होता है उसको पढ़ना पड़ेगा। मिक्स अगर आप मिक्स करके नहीं पढ़ोगे तो अगर पुराना पुराना पढ़ते जाओगे तो आपके आधे क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएंगे। अगर आप नया नया पढ़ के जाओगे तो आधे क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएंगे। तो यानी कि दोनों का मिक्सअप रूप पढ़ना है। क्वेश्चन कहीं से उठे तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि ऑप्शन में क्या आएगा तो क्या करना है, और क्या नहीं आया तो क्या नहीं करना है। मतलब आपको वहां पे ऑप्शन होंगे चार चार। ऐसा नहीं है कि आपको सीधा दे दिया कि आपको थ्योरी लिखनी है, थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको वहां पे ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन से हिसाब से आपको आंसर टिक करना है। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास आपको बताना है। उसके अलावा आप जुड़े, क्लास देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।